हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज ये हमारा पार्ट 2 रहेगा सीडीपी का और क्लास आपकी 7th क्लास रहने वाली है। ठीक है, आई थिंक 7th क्लास ही रहेगी ये। कल जैसे इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, आई होप अब तक आपने देख लिया होगा ना। नहीं देखा है तो ज़रूर कंप्लीट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। सो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप टाइमिंग आपको पता है कि आपकी क्लासेस डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे परीक्षण की बात करेंगे। परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। अब भाई टेस्ट करना क्या है, परीक्षण क्या होता है ना। तो परीक्षण का मतलब ये है कि आप का किसी विशेष फील्ड में हम जानना चाहते हैं कि कितनी उपलब्धि है ना, आपने कितना सीखा, तो इसलिए आपका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और इसके दो तरीके हैं, एक मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है, और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि गैर मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, ये दो परीक्षण हो गए, इन्हें भी डिटेल में जान लेते हैं हम। टेस्ट के बारे में मैंने बताया। भाई टेस्ट क्या होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में आपकी उपलब्धि को जानने की कोशिश करी जाए ना। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको यही बताते हैं। और टेस्ट आपके कई तरीके के हो सकते हैं ना, या फिर ओरल ले लिया जाए, लिखित हो, या फिर जिस भी तरीके से आपसे प्रॉपर एक ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया जाए, उस तरीके से आपका परीक्षण किया जाए ना। तो डिफरेंट तरीके से आपको टेस्ट किया जा सकता है। अब हम जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है। तो भाई इसमें क्या होता है कि ये ज्ञान या परीक्षण की क्षमता के पूरे क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, और ये परीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत समूहों की उपलब्धि की तुलना करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपकी उपलब्धि के लिए, तो यानी कि पर्टिकुलर पर्सन व्यक्तिगत तरीके से आपकी उपलब्धि की तुलना करने के लिए, यानी कि आप पिछली क्लास और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उनके बीच में कंपैरिजन की बात करी जाएगी। और मानकीकृत परीक्षणों की योग्यता जो है ना, वो वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षतावाद और उपयोगिता, ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है ना। कि आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए ना। और ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ एक टेस्ट में होनी चाहिए। अब इन प्रॉपर्टीज़ को भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं। गैर मानकीकृत परीक्षण क्या है। ऐसा परीक्षण ये ज्ञान के सीमित और विशिष्ट क्षेत्रों या प्रदर्शन की क्षमता से संबंधित होते हैं, और ये छोटे पैमाने पर कुछ विशेष संस्थानों के लिए स्थानीय उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कह देते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अभी ये जैसे कि मैंने बताया कि एक जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ये 3 जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब क्या है, इन्हें भी जान लेते हैं ना। अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की ना, तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी मैं। मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें आपको सीटेट के जैसे जो पैटर्न पे आप पढ़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पैटर्न पे ना करके कहीं अदर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे ना। मान लीजिए कि पीसीएस के क्वेश्चन आ गए ना, तो वो एग्ज़ाम आपके लिए वैध नहीं होगा। ठीक है, सीटेट का है तो जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी से आपका पेपर बनना चाहिए, तो उसे हम वैध मान के चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रोनबेक जो है ये वैधता को जांचने का काम करता है, और ये एक सीमा तक मापता है कि भाई परीक्षा जो है हमारे लिए परीक्षण वो वैध है या फिर नहीं। ठीक है, वैधता को मापने का काम करता है। रिलायबिलिटी क्या होती है, तो भाई रिलायबिलिटी जो है ना, विश्वसनीयता को जांचने का काम करेगा। कि मान लीजिए, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि एक परीक्षण विश्वसनीय है अगर यह विभिन्न अवसरों पर अपने प्रशासन पर माप के लगातार परीक्षण देता है। ठीक है, यदि परीक्षण दोहराया जाता है तो विद्यार्थी को समान स्कोर करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होता है सीटेट का, जो भी दिसंबर वाला होगा। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके कुछ मार्क्स आते हैं, मान लीजिए आपने 100 स्कोर कर लिया ना, 100 मान के चलते हैं, और फिर आपका दोबारा से वही एग्ज़ाम लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप फिर जाके प्रिपरेशन कर लिए, ऐसा नहीं है, तुरंत आपका फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, तो भाई 100 ही आना चाहिए ना। अभी इसमें कुछ स्पेसिफिक तो हो नहीं जाएगा, हो सकता है तुक्का उक्का लग जाए तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, बट कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप और ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, मतलब एकदम से हट के ही स्कोर कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें आपकी रिलायबल नहीं होंगी। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट है आपका एक और पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं है ना, कि यूजेबिलिटी क्या होती है। यूजेबिलिटी मीन्स टू से कि आपका जो परीक्षण होना चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा हो ना, चीज़ें मितव्ययी होनी चाहिए, आसान हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है भाई, निष्पक्षतावाद क्या है ना, अब नाम से क्लियर है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है निष्पक्षतावाद, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हाई स्कूल में कोई बच्चा है, उसने एक निबंध लिखा, ठीक है, उसने निबंध लिखा, तो यहाँ पे टीचर को क्या करना है, अपने जो पूर्वाग्रह हैं, उसके जो स्टीरियोटाइप है, उसकी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग उसे चेक नहीं करनी है कॉपी, उसे ये देखना है कि बच्चे ने किस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से इस चीज़ को लिखा होगा, ठीक है। तो ये समझ के वो अपने पूर्वाग्रहों पे विचार ना करके बच्चे के दिमाग पे फोकस्ड होकर के उस हिसाब से उस चीज़ को चेक करेगा, और उसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना। टीचर को निष्पक्ष रखना है, ऐसा नहीं है कि वो अपने विचारों को उस पर थोप देगा। तो ये यहाँ पे ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी किसी टेस्ट में देखने को मिलनी चाहिए ना, तभी वो आपका एग्ज़ाम वैध माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपने देखा ही होगा फॉर श्योर, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या है। तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है, सॉरी इसमें आपका जैसे आ जाएगा, ये चीज़ आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम। यहाँ पे भाई हमें पता है कि अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमें 90 नंबर चाहिए, अदर से हैं तो हमें 82, यानी कि यहाँ पे हमें पता है इतना मार्क्स ले आएंगे तो हम पास हो गए, फिर हमें मतलब मेरिट वेरिट वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे ना। लेकिन यहाँ पे आपके जैसे कि KVS का एग्ज़ाम आप समझ के चल सकते हो, है ना, एस्टेट का एग्ज़ाम, यहाँ पे भाई प्रॉपर मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है फ्री, ठीक है, और वो आपके नॉर्म रेफरेंस्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको ये करना होता है कि लाइक आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है उसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरिट में आने के लिए आपको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक कार्यकाल के अंत में स्वाभाविक रूप से स्कूल बोर्ड परीक्षाएं जैसे होती हैं, है ना भाई, वहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए स्कोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और निर्देश की प्रगति के दौरान जैसे कक्षा परीक्षा आयोजित करी जाती है, सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं ना, एग्जाम्पल और उद्देश्य सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख लेंगे। अब कुछ टर्म्स आपने PYQs लगाते हुए देखा होगा ना कि अच्छा वो खैर नेक्स्ट पेज पर है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ना कि कुछ अदर परीक्षण है, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एटीट्यूड टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। तो एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो भाई यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के एक निश्चित संयोजन को संदर्भित करता है, ठीक है, जो हमें उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण बोल देते हैं। अब एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो बिहेवियर होता है ना, व्यवहार होता है, उसका एक प्रॉपर कह सकते हैं ना कि अधिग्रहण है आपकी, जो जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति होती है उन सभी का, और जो किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे हम एटीट्यूड टेस्ट कह देते हैं ना। ये किस चीज़ को लेकर के आपका कैसा एटीट्यूड है, कैसी आपकी थिंकिंग है ना। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, तो अचीवमेंट टेस्ट यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में आपने कितनी उपलब्धि हासिल कर रखी है ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को जांचने के लिए भाई अचीवमेंट टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इन्हें एज इट इज़ आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। तो भाई क्लियर है कि शिक्षा के दौरान आप क्लास में बच्चों को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ाते पढ़ाते पिछले पैराग्राफ से आपने क्वेश्चन रेज कर दिया ना, बच्चों से पूछ लिया, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना
ठीक है। खैर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि यानी कि शिक्षा के दौरान मीन्स टू से कि आपने कोई चैप्टर ख़त्म कर दिया है और फिर जा कर के आप उससे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हैं। और इसमें जो है आपका फॉर्मेटिव, ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कैसा होता है ये फॉर्मेटिव होता है और ये हो जाता है आपका समेटिव नेचर में, ये समेटिव हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा के बाद तो आपने पूरा कंप्लीट करने के बाद यानी कि समेटिव समझ ही चुके हैं, वही हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम की बात होती है ना। अगर ऐसा आप टेस्ट कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो खुद का मूल्यांकन या एक दूसरे के साथ अपने पीयर ग्रुप के साथ में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं ना, तो इसे हम बोल सकते हैं छात्रों का स्वमूल्यांकन। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं ना जो कि यहाँ से आपने ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपने उसमें देखा होगा ना, लाइक जब भी आपने PYQs करे होंगे ना, तो उसके जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने देखे ही होंगे ये, और ये EVS सेक्शन में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ही था कि अगर आप PDF अपनी PDF बोल रही हूँ, माफ़ करेंगे, अगर आप अपना CDP बेहतर कर लेते हैं ना, अगर आप CDP बेहतर कर लेंगे तो आपके अदर पोर्शंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी जो पेडागोजी है। ठीक है। तो यहाँ से आपका EVS पोर्शन में भी इधर से क्वेश्चन आते हैं। अब भाई क्विज क्या होता है? क्विज जहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस लिए बच्चे के टॉपिक से रिलेटेड और आप क्लास में उन क्वेश्चंस को पुट कर रहे हैं, क्विज करा रहे हैं और बच्चे उनका आंसर कर रहे हैं। ठीक है। समूह डिस्कशन, समूह में चर्चा किस तरीके से कराना है, तो आप क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और प्रॉपर ग्रुप्स में आप डिस्कशन, कोई टॉपिक दे दीजिए, उस टॉपिक पे दोनों ही ग्रुप में डिस्कशन करा दीजिए। ठीक है। अब कन्वर्सेशन, वार्तालाप, वही सेम चीज़ है, किसी 2 बच्चों को उठाइए है ना और उनको आपस में किसी टॉपिक पे कन्वर्सेट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। फिर वो इंट्रोडक्शन हो सकता है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आप बच्चों को देना चाहें। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई पोर्टफोलियो क्या है? इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट, असाइनमेंट्स आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल होते हैं। भाई ये पोर्टफोलियो बच्चे का शुरुआत से अंत तक का पूरा एक इमेज दिखा देता है ना कि बच्चा शुरुआत से कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी नोटबुक्स का क्या हाल है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हर एक पक्ष यहाँ से क्लियर हो जाता है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो इस चीज़ को जब भी बात आती है एवेल्यूएशन की, तो पोर्टफोलियो अगर शामिल किया जा रहा है तो ऑप्शन आप यही चूज़ करेंगे। रेटिंग स्केल क्या होता है? तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रॉपर स्केल दिखेगा आपको, जहाँ पे बिंदुओं के थ्रू आपको बताया जाएगा ना, कमज़ोर से लेकर के इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ, और उन स्केल के आपने भाई जो भी ऑब्ज़र्व किया होगा क्लास में, जिस तरीके से आपने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, उस बेसिस पे आप बच्चों को लगा सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा बच्चा कहाँ पे लाई करता है। तो ये आपका रेटिंग स्केल हो जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हुआ कि ये क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे क्या होता है, जिसे अवधि के दौरान छात्र के चरित्र विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। तो इसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कह देते हैं। और क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या है? संचयी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो संचयी रिकॉर्ड बच्चों के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरणात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। प्रॉपर विवरण में, डिटेल में बच्चों के बारे में यहाँ पे जानने को मिलता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, यानी कि मूल्यांकन की प्रधानता है किस चीज़ में भाई? निदान और प्रतिक्रिया में, स्कोर में सुधार करने में, छात्रों की रैंकिंग में, या छात्रों के साथ भेदभाव करने में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है आपको। ये मूल्यांकन और आकलन का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैंने लीव किया है ना। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फॉर श्योर एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है। PDFs आज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वहाँ पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।